नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। 1 लाख के पार यह संख्या पहुंच चुकी है। आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,67,050 तक पहुंची है। और कोरोना के एक्टिव मरीज की बात करें तो 61,149 मरीज हैं। देश में 42,297 मरीज अभी तक ठीक होकर अपने घर भी गए हैं और कोरोना से अभी तक 3,303 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, देश में आंकड़ा किस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपने आप में खतरे की घंटी है। हालांकि लॉकडाउन 4 में हम इंटर कर चुके हैं, तमाम रियायतें लॉकडाउन 4 में दी गई हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी दिनचर्या को भी मेंटेन करना पड़ेगा। वैसी ही सहूलियतों के साथ में जो भी सरकार की तरफ से आपको दी जा रही हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो 1,67,050 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीज की बात करें तो 61,149 मरीज अभी तक एक्टिव हैं। देश में 42,297 मरीज ठीक होकर अपने घर भी रवाना हो चुके हैं। जी हाँ, तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में दुनिया के मुकाबले डेथ रेट काफी कम है। भारत में कोरोना वायरस पर कंट्रोल अभी तक सबसे बेहतर देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के नियंत्रण में रिकॉर्ड बताया है बेहतर। दुनिया में प्रति 1 लाख आबादी पर कोरोना से 4.1 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना से मौत की दर सिर्फ 0.2 है। इटली, स्पेन, फ्रांस में काफी ज्यादा कोरोना की डेथ रेट है। कोरोना संक्रमण के बीच में भारत के लिए कुछ आंकड़े ना सकारात्मक हैं। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने अब तक पूरी दुनिया में कई लाख लोगों की जान ली है। इनमें से भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,303 मात्र है। भारत में मौत का यह आंकड़ा तब है जबकि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,67,050 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि प्रति लाख आबादी की तुलना के हिसाब से भारत में डेथ रेट काफी मुल्कों से कम पाया गया है। दुनिया के दूसरे देशों में डेथ रेट की बात कर लें तो स्पेन में 59.2%, इटली में 52.8%, ब्रिटेन में 52.1%, फ्रांस में 41.9%, अमेरिका में 26.6%, जर्मनी में 9.6% और भारत में 0.2%। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का आगाज किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के तहत में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ की प्रथम किश्त दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से यह मामला लंबित पड़ा हुआ था, आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जॉब क्रिएशन की दृष्टि से सिडबी के साथ में मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी नीयत अच्छी है, लेकिन नीयत के साथ साथ में निर्णय लेने की क्षमता को भी हमें उतना ही तेज करना पड़ेगा, जिसके लिए उसी रूप में जो कार्य योजना आज से प्रदेश ने प्रारंभ की है और सीडीबी के साथ में एएमयू साइन किया गया है। मेरा विश्वास है कि प्रदेश में इन कार्यों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी कृषि कार्य से अपनी आजीविका चलाती है, इसीलिए एक नई स्टार्टअप नीति प्रदेश में बने, जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन में जुड़े हुए उन सभी पहलुओं को लेकर युवाओं के सामने हम जॉब देने की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें। मेरा विश्वास है कि यूपी स्टार्टअप फंड के माध्यम से हम अधिक से अधिक नौजवानों को प्रदेश में अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। उनके माध्यम से बहुत सारे युवाओं को यहां पर नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। शिक्षा और जीवन से जुड़े हुए उन सभी पहलुओं को लेकर के जहां
पर यहाँ के युवाओं के सामने स्वयं के लिए जॉब देने की उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, उस रूप में जो कार्य योजना आज प्रदेश ने प्रारंभ की है और सिडबी ने हमारे साथ जो एमओयू आज किया है, मेरा विश्वास है कि जिस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें और भी तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारी नियत अच्छी है, लेकिन नियत के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को भी हमें उतनी ही तीव्र करनी पड़ेगी। अक्सर होता है कि हम किसी भी अच्छे कार्य को उतनी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए समय पे निर्णय न लेने के कारण एक बड़े वर्ग को उन योजनाओं का लाभ देने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन समय पर लिए गए निर्णय और आरंभ की गई कार्रवाई बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई दिशा दे सकता है और स्टार्टअप भी इस पॉलिसी के माध्यम से उस एक नई दिशा का माध्यम बन सकता है कि हम पिछले एक वर्ष से जिस एक कार्य का इंतजार कर रहे थे कि सिडबी के साथ मिलकर के हम एक कॉर्पस फंड की स्थापना करें, हम देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर सेंटर उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में स्थापित करें। स्वास्थ्य कांग्रेस एमएलए अदिति सिंह का अपनी ही पार्टी पर निशाना, बस मुद्दे पर रायबरेली से एमएलए अदिति सिंह का ट्वीट, आधी से ज्यादा बसों में फर्जीवाड़ा किया गया। ऐसे वक्त में सियासत की जरूरत क्या थी? बिना कागज के 68 वाहन भेजना क्रूर मजाक है। बसें थी जो राजस्थान पंजाब में क्यों नहीं लगाई गई? बसें थी तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई गई? कोटा में जब बच्चे फंसे थे तब कहां थी ये तथाकथित बसें? वहीं अदिति सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस आलाकमान गंभीर है। एमएलए अदिति सिंह को अनुशासनहीनता का एक और नोटिस जारी किया गया। इससे पहले भी उन्हें ऐसे ही कई नोटिस मिल चुके हैं। तो अदिति सिंह ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के खिलाफ में, पार्टी लाइन के अगेंस्ट में जाकर ये तमाम बातें कही हैं। ट्वीट किया है कि कोटा में जब उत्तर प्रदेश के हजारों बच्चे फंसे हुए थे तब ये तथाकथित बसें आखिरकार कहां गई थी? जी हां, कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। कांग्रेस को बसों के लिए पहले ही अनुमति लेनी चाहिए थी। अदिति सिंह ने कहा, जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें एम्बुलेंस, ऑटो और 3 व्हीलर के नंबर दे दिए गए। ऐसे काम से सरकार और अधिकारियों का समय बर्बाद होता है। कांग्रेस ने राजस्थान परिवहन की बसें भेज दी। जिस प्रदेश में आपको मैंडेट मिला है उसके रिसोर्सेज दूसरे प्रदेश में कैसे यूज कर सकते हैं आप? सीएम योगी भी जब राजस्थान से छात्रों को वापस लाए तो बहुत सारी परमिशन ली गई थी। कांग्रेस गलत सूची देकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। कांग्रेस की पूरी प्रक्रिया अनप्रोफेशनल है।
बस विवाद पर बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, आपदा के समय में घिनौना मजाक किया गया है। लिस्ट की 450 बसें फर्जी पाई गई हैं। 298 बसों का फिटनेस तक नहीं किया गया है। मदद करना चाहते तो सीधे करना चाहिए था। राजस्थान में मजदूरों की मदद करे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने राजस्थान की बसें आखिरकार यहां पर क्यों भेजी हैं? काम करें या राजनीतिक संकट में उलझे रहें? पूरे मामले में सरकार और प्रवासियों से माफी मांगे कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें क्या? या अनफिट बसों को चलाकर हम क्या किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं कि उसकी असुरक्षित यात्रा हो? इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। बॉर्डर पर कुछ बसों के साथ इन लोगों ने जो वीडियो बनाए, मैं पहले बता रहा हूं कि वो परिवहन निगम की बसें थीं। अब यहां पर सवाल ये उठता है, क्या ये राजस्थान सरकार की परिवहन विभाग की बसें एक राजनीतिक दल अपने निजी तौर पर क्या उनको एकत्रित कर सकता है? क्या सरकार कौन है? सरकारी साधन का उपयोग एक निजी संस्था के द्वारा, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कैसे किया जा सकता है? और ये जो बसें हैं, आखिर किस संवैधानिक हैसियत से ये बसें चलाई जा रही हैं, ये प्रश्न उठता है। साथ ये भी है कि इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, उनको उस समय दया क्यों नहीं आई थी जब कोटा में हमारे बच्चे बिलख रहे थे? उत्तर प्रदेश के खाना नहीं मिल रहा था, उनका उपचार नहीं हो रहा था, कई दिनों से उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ था। ऐसे समय उन बच्चों को वो लाके बॉर्डर तक ही छोड़ देते बसों से। उनकी बसें कहां गई थी? आज प्रश्न ये पड़ता है कि आपने शुरू से आखिर तक दिग्भ्रमित करने का काम क्यों किया? पहले कहा कि जब लखनऊ की बसों के लिए कहा गया तो गाजियाबाद और नोएडा की बसों का ध्यान आया। नोएडा और गाजियाबाद कहा गया तो पता चला कि मथुरा और आगरा के बॉर्डर है। ये लोग क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों के उपचार में लगे, अपने यात्रियों की, प्रवासी जो श्रमिक है उनकी सुरक्षित यात्रा में लगे, उनकी स्क्रीनिंग में लगे, उनकी स्केलिंग में लगे कि इनको भविष्य में रोजगार मिल सके, उनको क्वारंटीन कराने में लगे, या इस प्रकार की एक तरह की चोचलेबाजी जिसको कहते हैं कि राजनीतिक स्टंट क्या का वो परीक्षा दिन रात करती रहे, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम ये है कि वो सरकारी अगर कोई मदद करना चाहते थे तो उनको राजस्थान सरकार करना चाहती थी, सीधे अगर बसें देना चाहती थी तो उसको कहना चाहिए था। उनको कायदे से तो राजस्थान में जो प्रवासी श्रमिक टहल रहे हैं उनको बसें उपलब्ध करानी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के लोग आज वहां भूखे प्यासे टहल रहे हैं। पंजाब भेज देनी चाहिए, जहां पंजाब के लोग एक भी बसों को उपलब्ध नहीं करा रहे हमारे श्रमिकों को। महाराष्ट्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां पर तेजी के साथ में लोग भुखमरी का भी शिकार हो रहे हैं, वहां पर लोग का उत्पीड़न जारी है, लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान में क्यों नहीं, राजस्थान ने वहां पर क्यों नहीं बसें भेज दी? उनके पास एक्सेस थी। पंजाब में क्यों नहीं भेज दिया जहां कांग्रेस की सरकार है? और वो उत्तर प्रदेश से तुलना करते हैं कि हमने 850 बसें भेज दी। 850 अगर आपने बसें भेज दी तो आपके 460 वाहन तो आपके फर्जी निकल गए। आप जितनी बसों की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा ट्रेनें हमने 1000 ट्रेनें हमने उत्तर प्रदेश में मंगाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध हुई हैं और लाखों की संख्या में लोगों को लाने में हम सफल हुए हैं। 10 लाख से ऊपर हम लोग जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको ट्रेन के माध्यम से ला चुके हैं। हम 6 लाख से ऊपर, 6.5 लाख से ऊपर हम बसों के द्वारा ला चुके हैं। 27,000 बसें हमने लगाई हैं। 12,000 बसें तो वो हैं जो यूपीएसआरटीसी की हैं और 15,000 बसों में वो हैं जो 200 बसें प्रति डीएम के सुपुर्दगी में हैं पूरे
प्रदेश में जो जिनमें स्कूलों की बसों को भी एक्वायर किया गया है, इनको मिला के 15,000 बसें हमारी हैं। दोनों को मिला लें तो 27,000 बसें हम केवल प्रवासी श्रमिकों को लाने पर लगा रहे हैं। उनको हम भोजन देते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी स्कैनिंग करते हैं कि भविष्य में रोजगार मिल सके। और इस प्रकार की घटना को करके मैं समझता हूं कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों के साथ भी छल किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी धोखे में रखा है। उसको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, बस विवाद को लेकर मायावती का ट्वीट, बीजेपी कांग्रेस कर रही राजनीति, कांग्रेस को ट्रेन से टिकट लेकर इनको घर भेज देना चाहिए था। मायावती ने लिखा कि पिछले कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खास करके बीजेपी और कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति की जा रही है, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टियां आपसी मिलीभगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इसकी त्रासदी पर अपना ध्यान हटा रही हूं। आगे मायावती ने लिखा कि यदि ऐसा नहीं है तो बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने के बजाय इनका टिकट लेकर ट्रेनों से ही इन्हें इनके घर भेजने की मदद करनी चाहिए। ये ज्यादा उचित और सही है। जबकि इन्हीं सब बातों को खास में ध्यान में रखते हुए बीएसपी के लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रचार और प्रसार के चक्कर में ना पड़कर बल्कि पूरे देश में इनकी हर स्तर पर काफी मदद की है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरह इनकी मदद की आड़ में कोई घिनौनी राजनीति नहीं की गई है। साथ ही बीएसपी की कांग्रेस पार्टी और को यह भी सलाह है कि यदि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही उनके घर वापसी में मदद करनी है तो ट्रेनों से क्यों नहीं करनी चाहिए। तो फिर उनको अपनी सभी बसें कांग्रेस शासित राज्यों में श्रमिकों की मदद में लगा देनी चाहिए तो यह ज्यादा बेहतर होता। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां डीएनडी पर लगाए गए यूपी परिवहन विभाग की सैकड़ों बसें। बस विवाद पर कांग्रेस पार्टी को सरकार का साफ संदेश है, यूपी सरकार को नहीं है गाड़ियों की किसी प्रकार की कोई जरूरत। पलायन करने वालों को घर पहुंचाने के लिए बसेस लगाई जाएंगी। डिपो में खड़ी सभी बसों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आजम खान और परिवार की रिहाई की मांग की है। आजम और उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, कोरोना के चलते रिहाई को लेकर पत्र लिखा गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते रिहाई की जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष ने पत्र भेजकर निवेदन किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद, 9 बार के पूर्व विधायक, 4 बार के मंत्री मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी भोपाल में विधायक है, सांसद रही हैं, उनके बेटा अब्दुल आजम खान जो पूर्व विधायक रहे हैं। और जब ये कोरोना वायरस हुआ तो कोर्ट की आर्डर के अनुसार अधिकांश कैदियों को छोड़ दिया गया कि वो बाद में फिर जेल में आमद कराएंगे। संख्या बहुत है, उनको छोड़ दिया गया। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि आजम खान की पत्नी और उनके बेटे को स्वास्थ्य कारणों से उनको रिहा कर दिया गया। उनकी पत्नी का कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था, उसमें पस आ गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब स्थिति यह आ गई है कि उनकी पत्नी बाथरूम में गिर गई, हाथ टूट गया, हाथ का प्लास्टर हुआ। ये रमजान का पवित्र महीना है मुसलमान लोगों का, ईद नजदीक है, इसलिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा कि आप ईद के रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए, ईद नजदीक आ गई उसको देखते हुए, उनकी पत्नी का हाथ टूट गया उसको देखते हुए, उनके पत्नी के कूल्हे में पस आ गया उसको देखते हुए, आजम खां खुद बीमार है उसको देखते हुए, ईद मनाने के लिए और अल्लाह से कोरोना को भगाने की दुआ करने के लिए आजम खां को परिवार को तत्काल माननीय मुख्यमंत्री के छोड़वाने की कृपा करें।